कर दूं ना, या 20% इंक्रीज कर दूं, तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा ना। अच्छा, तुम जानते हो कि अगर एक वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो उसका जो मास रहता है वो सेम ही रहता है। एक वायर को स्ट्रेच करने पे उसका मास तो चेंज होगा नहीं, 2 ग्राम की वायर है तो 2 ग्राम की रहेगी। तो उसकी लेंथ जो होती है, जैसे मैं स्ट्रेच करता हूँ तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उसका एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। तो अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए ना, मेरे पास ये इक्वेशन है। तो अगर मैं एक वायर को स्ट्रेच करूंगा तो उसकी लेंथ भी चेंज होती है और एरिया भी चेंज होता है, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो जाती है और वो वाली वायर पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, थिन हो जाती है, तो उसका एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो लेकिन मुझे कभी भी क्वेश्चन में जो वेरिएशन गिवन होती है ना, वेरिएशन गिवन होती है वो केवल लेंथ की टर्म में ही होती है। दैट इज ओनली गिवन इन द टर्म्स ऑफ लेंथ। जैसे मुझसे केवल लेंथ ही क्वेश्चन में गिवन होती है, तो मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें एरिया ना आए। मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें एरिया ना आए, जिसमें केवल लेंथ ही है ना। तो अभी अभी हमने लिखा था कि भाई मास को ना, अब मुझे बताओ मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ ना। तो अब जरा मुझे बताओ, आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए। फिर से यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू को सॉल्व करूंगा, ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लाके पुट करूंगा है ना, तो ऊपर एल स्क्र बन गया था। ऊपर क्या बन गया था, एल स्क्र, याद है तुम्हें। तो इसका मतलब आर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्र होता है ना। स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन में आर किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल स्क्र के ना। तो एम भी तो देखो कांस्टेंट है ना, एम भी आएगा। बट वो मास देखो, मुझे एक बताओ, एक वायर को अगर मैं स्ट्रेच करूं, तो स्ट्रेच करने से पहले जो उसका मास था और स्ट्रेच करने के बाद में जो उसका मास है वो तो दोनों सेम ही है। यानी क्वेश्चन में एम भी देखो, रो भी कांस्टेंट, ना तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है स्ट्रेच करने से, ना उसका डेंसिटी चेंज होती, ना उसका मास चेंज होता, सिर्फ चेंज क्या होता है, उसकी लेंथ चेंज होती है। तो आर किसके प्रोपोर्शनल है, एल स्क्वायर के। अब इसका मतलब अगर मैं एक वायर की लेंथ को डबल कर दूं, स्ट्रेच करने पे एक वायर की लेंथ डबल कर दूं, तो उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। एल की जगह 2L का स्क्वायर करोगे तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं एरिया का फॉर्मूला बनाऊं ना, अब मुझे कभी किसी क्वेश्चन में एरिया में वेरिएशन हो सकती है। क्वेश्चन में क्या दिया हो, एरिया में वेरिएशन अगर गिवन हो, तो अगर एरिया में वेरिएशन गिवन हो यानी मुझे फॉर्मूला चाहिए जिसमें केवल एरिया ही आए ना। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से मैं एल की वैल्यू सॉल्व करूंगा। तो एल की वैल्यू क्या होती है, एम अपॉन डी इंटू ए। तो ये एल की वैल्यू उठा के मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा। देखो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूं, रो इंटू एल की वैल्यू क्या रखूं, एल की वैल्यू ये पूरी टर्म रख देता हूँ है ना। ये पूरी टर्म रखूंगा तो m अपॉन डी इंटू ए स्क्र नीचे बन जाएगा। यानी उस केस में r किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, ए स्क्र के। मतलब तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं कि अगर स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन है, लेंथ गिवन है तो r प्रोपोर्शनल टू एल स्क्र लगाना है, एरिया में वेरिएशन गिवन है तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्र लगाना है। ठीक है। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्र। एरिया यहाँ पे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी अगर मैं एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रखूंगा ना, एरिया की जगह अगर मैं पाई आर स्क्वायर रखूंगा, तो अगर मुझे कभी रेडियस में वेरिएशन गिवन हो, इस एरिया की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, अगर मुझे रेडियस गिवन है तो मैं इसकी जगह पाई आर स्क्वायर रख सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में केवल रेडियस में वेरिएशन गिवन हुई, वेरिएशन इन रेडियस, वेरिएशन इन रेडियस, तो इसका मतलब उस केस में जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो आर की पावर बन जाएगा 4। ऐसे बन जाएगा ये फॉर्मूला। यानी अपने पास 3 फॉर्मूले बन गए, एक लेंथ की टर्म में, एक एरिया की टर्म में, और एक ये रेडियस की टर्म में। ठीक है। यानी अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक वायर को मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके उसका रेडियस जो है वो हाफ कर दिया, एक वायर को स्ट्रेच करके उसका रेडियस क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो रेडियस हाफ करूंगा, बताओ आर की जगह आर बाय 2 रखोगे तो आर डैश आ जाएगा 16 आर। यानी उसका नया जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम्स ज्यादा है। तो आर बाय 2 की पावर 4 करोगे तो वो 2 की पावर 4 किधर जाएगा, ऊपर। तो यानी रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया। हम्म पहले यहां तक पता लगा, लिखा पहले यहां तक।
ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चंस में है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में जो वेरिएशन है वो परसेंटेज में गिवन है, वेरिएशन किस में गिवन है, परसेंटेज में, और परसेंटेज में भी लेस देन और इक्वल टू 5% गिवन है, कि जैसे उसने बोला एक वायर को स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करने से उसकी लेंथ डबल कर दी, है ना, परसेंटेज में गिवन है और परसेंटेज में भी कितने, लेस देन इक्वल्स टू 5% गिवन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी बन सकते हैं, देखो कभी भी परसेंटेज में लेस देन 5% हो ना तो पावर आगे आ जाती है, जैसे y प्रोपोर्शनल टू x की पावर n होता है ना, तो ये n किधर आ जाता है, आगे। यानी अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा r प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर, तो यहाँ लिख दूंगा परसेंटेज r इज इक्वल्स टू 2 इंटू परसेंटेज l, ये बन गया फॉर्मूला परसेंटेज में। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला बनाऊंगा तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये ए की पावर -2 हो जाएगा, -2 आगे आएगा तो यहाँ लिखूंगा परसेंटेज आर इज इक्वल टू -2 इंटू परसेंटेज ए, ये बन जाएगा। और ऐसे ही थर्ड फॉर्मूला लिखूंगा तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 होता है। अब आर की पावर 4 जब ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे परसेंटेज आर इज इक्वल टू -4 इंटू परसेंटेज इंटू स्मॉल आर। पहले ये बात पता लगी। तो अब इनका मतलब क्या है, अब जैसे इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, फर्स्ट का क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैं बोलूंगा कि एक वायर की लेंथ को मैंने 2% इंक्रीज कर दिया बाय स्ट्रेचिंग, मैंने वायर की लेंथ को 2% इंक्रीज कर दिया बाय स्ट्रेचिंग। अब पहली बात तो अगर इंक्रीज किया है तो यहाँ पे तुम्हें +2% लिखना है, और अगर मैंने डिक्रीज किया है तो -2% लिखना है। अब मैंने इसको इंक्रीज किया है तो बताना है यहाँ पे 2% रखूंगा तो रेजिस्टेंस का आंसर कितना आ जाएगा, 4%। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है भाई, परसेंटेज चेंज जो गिवन है वो उसमें रख दो, अगर उसमें इंक्रीज करने वाली चीज गिवन है तो पॉजिटिव में रखो, डिक्रीज करने वाली गिवन है तो नेगेटिव में रखो। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है ना। अच्छा, मैं इसको हटा रहा हूं, पहले यहां तक लिखा ना। एक चीज और देखो, जो हमने अभी अभी फॉर्मूला बनाया था ना कि आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्र होता है ना, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला बताता है कि जैसे मान लो ये L1 क्या है, L1 है लेंथ इनिशियली, लेंथ वायर की, L2 क्या है, फाइनली लेंथ वायर की, यानी स्ट्रेच करने के बाद जो उसकी लेंथ हो जाएगी, और ये स्ट्रेच करने से पहले जो उसकी लेंथ थी, है ना। ये R1 क्या है, R1 है स्ट्रेच करने से पहले जो उसका रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस, और R2 क्या है कि स्ट्रेच करने के बाद उसका जो रेजिस्टेंस बना आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग, है ना। जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, एक वायर को मैंने मतलब एक वायर का रेजिस्टेंस भी गिवन होगा और उस वायर को मैंने स्ट्रेच करके उसकी लेंथ 30% इंक्रीज कर दी या 50% इंक्रीज कर दी या डबल कर दी या ट्रिपल कर दी, कुछ भी बोलेगा ना, तो वो पूछेगा बताओ उसका नया रेजिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो यानी दैट यू हैव टू कैलकुलेट R2, यू हैव टू कैलकुलेट R2 न्यू रेजिस्टेंस, यही तो है। ठीक है, जैसे मुझे एक क्वेश्चन मुझे बताओ, एक वायर एक वायर की लेंथ है L और उसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं 10 ओम है, इनिशियली उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है ना। तो अगर मैं एक वायर की लेंथ L है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, अगर मैं उस वायर की लेंथ जो है वो 50% इंक्रीज कर देता हूँ, 50% इंक्रीज कर देता हूँ, देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ना। अब इसमें वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, वो फॉर्मूला तो सिर्फ 5% से कम के लिए लगता है। हेलो, इसमें वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, वो फॉर्मूला तो 5% से कम के लिए लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखोगे, इसमें, हाँ इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा, हाँ ये लगाओ जरा। L1 L है, L2 तुम देखो 50% मैंने इंक्रीज कर दी है,
L2 स्ट्रेच होने के बाद की लेंथ है, फाइनल लेंथ है। तो फाइनल लेंथ इंक्रीज हो गई है, कितनी हो गई फाइनल लेंथ बताओ? हाँ हाँ, 50 + L सही है। 0.5 एल ऐड हो गई ना उसमें, 0.5 L, तो ये बन गई 1.5 L। देखो, इनिशियल उसकी लेंथ क्या थी? हम्म। नहीं, देखो इनिशियल उसकी लेंथ क्या थी? L थी, है ना? तो L1 तो इसमें L ही है। L2 कितना है? L2 इसमें है L + 0.5 L, क्योंकि 50% ऐड कर दी, तो यानी उसकी लेंथ जो है वो फाइनली कितनी बन गई? 1.5 L, है ना? अब मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। R1 क्या होता है? इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल उस वायर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 10 ओम। यहाँ लिख दूंगा 10 अपॉन क्या लिख दूंगा? R2 इज इक्वल टू, अब L1 कितना है? L1 तो L ही है, लेकिन L2 कितना है? 1.5 L। अब बताओ, L से L कैंसिल आउट हो गया। ये R2 का आंसर जो बनेगा, R2 का आंसर बनेगा 1.5 का होल स्क्वायर इंटू 10, ना? यानी R2 का जो आंसर बनेगा ये बनेगा अपने पास, जैसे ये था 22.5 ओम आ जाएगा। स्क्वेयर करना ही भूल गए, यही तो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 22.5 ओम। ठीक है ना? चलो, अब ऐसे ही अगर मैं 30% इंक्रीज करूं या डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो बस तुम्हें L1 L2 R1 R2 की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ, है ना? नेक्स्ट अपने पास जो वेरिएशन आती है ना, नेक्स्ट अपने पास आती है कि रेजिस्टेंस वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर। ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस पे क्या चेंज होता है ना? तो एक्चुअली में टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज होती है। टेम्परेचर चेंज करता हूं तो एक्चुअली में चेंज क्या होता है? रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में आती है, इसलिए रेजिस्टिविटी चेंज होने से फिर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है ना? अब फर्स्टली, है ना, फर्स्टली अपने को ये देखना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। पिछले साल 2020 में, नीट 2020 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी दो क्वेश्चन आए हैं इसी टॉपिक के, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। मुझे बताओ, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो का फॉर्मूला हमने पढ़ा था M/N e²τ, ये पढ़ा था। अच्छा, ये Me क्या है? ये तो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो रेजिस्टिविटी, तो टेम्परेचर चेंज करने पे, है ना, टेम्परेचर चेंज करने पे किन चीजों पे इफेक्ट पड़ता है? एक तो इस N पे इफेक्ट पड़ता है, और एक इस टाउ पे इफेक्ट पड़ता है। N होता है नंबर डेंसिटी, और ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। अब हम लोग ये जानते हैं कि जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम जो है ना, वो तो डिक्रीज होता है। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो तो डिक्रीज होता है, ये तो अपने को पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इस टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ना? अच्छा, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो इस एन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एन इंक्रीज होता है। एन होता है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे ये पता लग गया। अब जरा यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन, यहाँ लिखा हुआ है टाउ। अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लेते हैं मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये फैक्टर कह रहा है कि मेरी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये फैक्टर कह रहा है मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो नीचे एक फैक्टर है जो कह रहा है मेरी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसको अगर देखेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं इसको देखूंगा, ये डिक्रीज हो रहा है, टाउ डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब कि रेजिस्टिविटी जो है वो एन और टाउ पे डिपेंड करती है, और एन और टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये एक इंक्रीज होता है तो दूसरा क्या होता है? टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। तो फिर रेजिस्टिविटी पे ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा? रेजिस्टिविटी पे ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा? वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल के लिए,
अब वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर जाता है। वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर जाता है कि मैं सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, मैं अलॉयज की बात कर रहा हूँ। अगर मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी का, टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टिविटी पे चेंज हो जाएगा ना। पहले यहां तक बात लिखी है ना। एक इसके नीचे पॉइंट लिख लो, इसमें लिखो